हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है सेबी की। तो सेबी ने 15.15 लाख करोड़ रुपीस का फेक रेवेन्यू पाया है राजेश एक्सपोर्ट से। पिछले 5 सालों के अंदर राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर्स में से एक है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो कहा जा रहा है 99.80% जो इनका रेवेन्यू है सब्सिडीज वगैरह से आ रहा है, उसके ऊपर बात करी जा रही है। अभी रेवेन्यू इन्फ्लेशन की बातें सुनने में आती है। मैंने स्टार्टअप्स के अंदर, D2C ब्रांड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा सुना है, बट ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पर मल्टीपल एलिगेशंस है। सबसे पहली चीज, 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, हुआ गया है। उसके बाद कहा जा रहा है उन्होंने फालतू की सेल्स परचेज डाली है। तकरीबन 11,487 करोड़ की सेल्स और 11,488 करोड़ की परचेज डाली है और उस स्टॉक ब्रोकर पे डाली है जो कि इस कंपनी का कभी क्लाइंट ही नहीं था। इसके अलावा कंपनी ने 867 करोड़ के फॉरेक्स गेन और 204 करोड़ के इंटरेस्ट इनकम जो थी उसको गलत तरीके से बुक किया एज अ रेवेन्यू। इसके अलावा 2914 करोड़ के इनके कोई पुराने रिसीवेबल्स थे, उसको राइट ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर काउंटर पार्टीज कही जा रही है। और यहाँ पर जो पार्टीज है वो अनवेरिफाइबल है, मतलब किसको दिया किसको नहीं दिया, फेक इनवॉइसेस रेज करे गए थे क्या फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के अंदर। तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस है। इसके अलावा 338.90 करोड़ रुपीस प्रमोटर के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करे गए और दूसरे प्रमोटर के अकाउंट में 565.88 करोड़ रुपीस ट्रांसफर करे गए। ये पैसा क्यों किया गया है सब अनडिस्क्लोज है, अनएक्सप्लेन्ड है। सेबी के हिसाब से इन्वेस्टर्स ने 12,725 करोड़ की वेल्थ खोई है इस पूरे मामले के अंदर। अगर देखा जाए पिछले 5 सालों के अंदर राजेश एक्सपोर्ट्स ने 80% से ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू खोई है एंड दिस इज नॉट गुड। ये अभी टाइम चल रहा है जहां पर गोल्ड बढ़ रहा है, जहां पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। अगर ये गोल्ड के एक्सपोर्टर्स थे तो इनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए था, और कहीं पे भी कुछ में कुछ हाल ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी ये सारी एलिगेशंस है जो लगाई गई है राजेश एक्सपोर्ट्स पे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी LIC की बात करके चले तो वो 10.8% होल्ड करते हैं अभी भी राजेश एक्सपोर्ट्स के। ये गवर्नमेंट एंटिटी है और बहुत सारा पैसा इनका शेयर मार्केट में फंसता है और ऐसे ही लपेटों में फंसता हुआ दिखाई देता है। मेरे को याद है अडानी ग्रुप के अंदर ये फंसे थे और बहुत ज्यादा शोर मचा था। अभी राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी आप पता शोर मचे। और शायद यही रीजन है कि अब ये फिनटेक की कैटेगरी में आ रहे हैं कि भाई अब मार्केट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोगों से और इन्वेस्ट कराएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, जैसा हमारा कोर बिजनेस था उस पर ध्यान देते ज्यादा। इसके अलावा ईडी ने जेप्टो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई है पारी मैच के प्रमोशनल कैंपेन के ऊपर। अगर ये एलिगेशन सही है तो बहुत बड़ी बात है भाई। जेप्टो वालों ने ग्रोसरी के अंदर फ्लायर सर्कुलेट किए पारी मैच वालों के। मतलब ये सट्टा खिलाने वाली ऐप थी जो कि इंडिया में बैन थी, तो एक बैंड ऐप को प्रमोट किया गया पहला। और इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि पारी मैच ने 3,000 करोड़ रुपए इंडिया से कमाए 1 साल के अंदर अपने ऑपरेशन से। तो जेप्टो बहुत बुरा फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ऐसा टाइम है जहां पर वो IPO निकालने की बात कर रहा है, जहां पे वो कह रहा है हमने $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव कर लिया है। उस साइड पे ये निकल के आ रहा है, दिस इज नॉट गुड। इसके अलावा ICICI बैंक की बात करके चले तो उनको भी सेबी की वार्निंग आई है। बेसिकली एक FPI फंड था जो कि मैच्योर होने से पहले निकल गया। मतलब जितने टाइम तक वो मार्केट में रहना चाहिए था उससे पहले उन्होंने निकाल लिया और इन्होंने निकलने दिया। तो ये वार्निंग ये है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ICICI बैंक वालों ने भी क्लियर किया है। अगर मैं HDFC बैंक की बात करके चलूं तो उन्होंने अपने एजेंट्स को बोला है कि गवर्नमेंट फंड के मोबिलाइजेशन को भाई स्टॉप करो। मतलब गवर्नमेंट से पैसा मत लेके आओ, गवर्नमेंट की FD अपने अकाउंट में मत खोलो, बाकी जगह पे ध्यान दो। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? पिछले कुछ टाइम से हमने एक ट्रेंड भी देखा जहां पर गवर्नमेंट के पैसे किसी बैंक में पड़े होते हैं, उसके बाद वहां पर कुछ ना कुछ कांड होता हुआ दिखाई देता है। अभी HDFC बैंक वाले कह रहे हैं भाई हम तो गवर्नमेंट का फंड नहीं रखेंगे। क्या सीन है ये? अगर मैं PwC की बात करके चलूं तो उनका कहना है 22,000 करोड़ का उनको लैप्स दिखाई दे रहा है इंडसइंड बैंक के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। उनका कहना है अकाउंटिंग के अंदर इशू है, ट्रेडिंग लॉस को ऑफसेट किया गया है, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को और एसेट को इन्फ्लेट किया है। जो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट डेस्क है और ट्रेडिंग डेस्क है, इसके बीच में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है इंडसइंड बैंक के लिए और ये कॉन्स्टेंटली दिखाई दिया है। अगर आज की न्यूज देखोगे तो ये बहुत सारे नेगेटिव अलग अलग क्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं AMFI की बात करके चलूं तो उन्होंने स्टेबल मनी को बैन कर दिया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने से 6 महीने के लिए। स्टेबल मनी का कहना है कि ये अभी टेम्परेरी है, बट अभी के टाइम पे यूजर्स को फेलियर मैसेज आ रहा है SIP के लिए, जहां पे कहा जा रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एजेंट है उसका जो कोड लिंक था इन्वेस्टमेंट से वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है भाई।
आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि इंडियंस जो है वो अपने पैसे को नॉर्मल सेविंग अकाउंट से एफडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पे मार्केट थोड़ी सी रिस्की है, एफडी एक बेटर ऑप्शन है। ऑल्दो अभी रेपो रेट स्टेबल रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही थी कि रेपो रेट के ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दिया था, बट रेपो रेट आरबीआई ने नहीं चेंज किया है, फिर भी अपर साइड पे ही है। पिछले कुछ टाइम पे मार्केट्स ने तो अच्छे रिजल्ट्स दिए नहीं है, तो लोग सोच रहे हैं कि एफडी में ही रख लो, और एफडी में पैसा सेफ दिखाई देता है। इनफैक्ट सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट होती है उसको बढ़ाने की। अभी के टाइम पे 5 लाख है, उसको 7.5 लाख ले जाएगी। फरवरी 2020 के अंदर ये लिमिट को 5 लाख लेके गए थे 1 लाख से, अभी और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज वेरी गुड। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर पे पैसा क्यों रखते हो, आप बैंक में पैसा रखो, आपका बैंक में पैसा सेफ है। कल को अगर बैंक डूब भी जाएगा तो आपको 7.5 लाख रुपए तक हम देंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है अगर ये होती हुई दिखाई देती है तो। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने फिजिक्स वालों को फाइन किया है डार्क पैटर्न्स के वायलेशन के ऊपर। 5 लाख रुपए का ही फाइन है, और मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा डार्क पैटर्न नहीं था। एक डार्क पैटर्न था जो मैं बोलूंगा, चेकआउट के टाइम पे 10 रुपए डोनेशन जो इनका फिजिक्स वाला फाउंडेशन है उस पर बाय डिफॉल्ट लग जाता था। इसके अलावा कोई फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर करता था, उससे बाकी यूजर डिटेल ली जाती थी। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फ्री कोर्स अपनी ऐप पे या वेबसाइट पे बेच रहा है और वहां पे यूजर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको भी गवर्नमेंट डार्क पैटर्न के अंदर कह रही है। बाकी फिजिक्स वाला जो इनके लेंडिंग प्लान्स है उसको रोल बैक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कहा जा रहा था फिजिक्स वाला अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली लोन खुद ही देंगे, एक एनबीएफसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फिर वहां से पूरा पूरा लोन वाले बिजनेस में भी खुलेंगे। बट अब कह रहे हैं कि नहीं, कंपनी के को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी जी है, उन्होंने क्लियर आके बोला है कि हम एक एजुकेशन कम्युनिटी है, हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखना, हमारा एजुकेशन है तो एनबीएफसी ही हमारा सारा का सारा काम देखेगा। इनकी खुद की सब्सिडरी है फिन्स फाइनेंस करके, उसको काम नहीं दिया जाएगा। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, सबसे पहले कुछ इश्यूज आए बहुत सारे लोगों को, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज अपना मेल चेक कीजिए, आपके पास में एड्रिला के नाम से मेल आया होगा, ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। उसी मेल के अंदर आपको ऐप का लिंक दिया गया है, एंड्रॉइड का भी आईओएस का भी, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। उसके अंदर जो हमारी कल क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी है अभी तक, तो अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जिन लोगों की लाइव स्किप हो गई है, जिन्होंने लाइव देखा था तो वो भी अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। बाकी जिनका जूम लॉगिन नहीं हो रहा था यूआरएल से, अपने फोन से लॉगिन कर रहे थे, शायद आपने जूम की ऐप नहीं डाली थी, ऐसा कुछ हो रहा था, आप टीम से आज कांटेक्ट कीजिए, आज उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मंडे क्लास के अंदर मिलते हैं। पहली क्लास पूरी थ्योरी थी, आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी थी, मतलब वो क्लास इस तरीके से बनी है कि उसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। बाकी सॉरी, ये जो भी मिस हुआ है, मुझे YouTube पे 1-2 वीडियोस बनानी चाहिए थी जहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस मेरे को पहले समझाना चाहिए था, और पिछले कुछ दिन से मेरी थोड़ी तबियत खराब चल रही थी, और उसके बाद परसों मेरी बुआ की डेथ हुई, इस चक्कर में उसी में ही लगा हुआ था। तो चलो न्यूज के ऊपर वापसी आते हैं। अगर हम सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो उन्होंने लेंसकार्ट के शेयर्स 2873 करोड़ के बेच दिए हैं। ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट बैंक, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी, व्हाइट ओक, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके जिन जिन स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था आईपीओ आने के बाद में धीरे धीरे पैसा निकाल के निकल रहे हैं। अगर मैं वैनगार्ड की बात करके चलूं तो उन्होंने ओला की वैल्यूएशन कट कर दिया 99% से, $70 मिलियन के ऊपर कर दी है ओला की वैल्यूएशन। ये तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया। पर कहानी यही है कि उनका फंड छोटा सा है। वैनगार्ड ने $51.7 मिलियन इन्वेस्ट करे थे ओला में 2015 के अंदर, जिस टाइम पे ओला की वैल्यूएशन $5 बिलियन की थी। 2021 के अंदर ओला की वैल्यूएशन $7.3 बिलियन पे जाती हुई दिखाई दी, और वहां से फिर 99% ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो टाइम है जिस टाइम पे अपना आईपीओ निकालने की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे वैनगार्ड का भी एक ट्रेंड रहा है, जब भी कोई आईपीओ आने वाला होता है, इनकी इन्वेस्टेड कंपनी होती है, ये उसका अनाप शनाप वैल्यूएशन निकालते हैं, न्यूज के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में वैल्यूएशन ठीक करते हुए दिखाई देता है। क्या आपने ऐसा देखा है? क्योंकि अगर आप चैनल को लंबे टाइम से देख रहे हो तो ये ट्रेंड मैंने पर्सनली देखा है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्कडाउन कर देते हैं कि कंपनी खत्म हो गई, कंपनी खत्म हो गई। उसके बाद जब आईपीओ आने वाला होता है तो वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। बाकी कुकू एफएम की बात करके चले तो वो भी आईपीओ के लिए फाइल कर रहे हैं। 3500 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है आईपीओ होने वाला है। कॉन्फिडेंशियली इन्होंने अपने डीआरएचपी को फाइल किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स की बात करके चले तो 242 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जहां पे 153 करोड़ का लॉस किया था, जो कि अच्छे नंबर्स बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ के अंदर कहा जा रहा है ऑफर फॉर सेल भी हमको देखने को मिलेगा और फ्रेश इक्विटी भी देखने को मिलेगा। जब आएगा तब बात करेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो समझ में नहीं आती कहानी ना। 8,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन कही जा रही है कंपनी की, जहां पे शायद 3,500 करोड़ रुपए रेस कर लेंगे एक बारी में। तो अपने आप में मैच नहीं बन रही। ऐसा लग रहा है कि
आइदर ये बहुत बड़े प्लान लेके बैठे हैं कि अगर ऑफर फॉर सेल बहुत छोटा होता है और फ्रेश इक्विटी बहुत बड़ी होती है, मतलब ये इनका जो कुकू टीवी बन रहा है उसके ऊपर डबल डाउन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुकू एफएम पे मेरे को तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डबल डाउन करके बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है। कुकू टीवी एक ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन है जो कि बड़ी बन सकती है। ये इनकी माइक्रो ड्रामा ऐप है जिनको नहीं पता। वैसे वेव ओटीटी की बात करके चले तो वो भी 1 करोड़ यूजर पे पहुंच गया है। 2 साल हुआ है उसको लॉन्च हुए हुए, 1 करोड़ यूजर के ऊपर पहुंच गया है। मैंने पर्सनली कभी इसको इंस्टॉल नहीं किया, कभी यूज करके नहीं देखा। आप बताओ आपको कैसा लगता है जिन्होंने यूज किया, क्योंकि नंबर्स तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात करके चले तो 20,000 करोड़ के मिलिट्री ड्रोन्स की डील की बात कर रहे हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी गवर्नमेंट का प्लान हो सकता है। इंडिया में इस टाइम पे 600 से ज्यादा कंपनीज है जो कि ड्रोन या ड्रोन कंपोनेंट्स बनाती है, जिसके अंदर अडानी ग्रुप भी है, टाटा ग्रुप भी है, आइडिया 4 जैसी स्टार्टअप्स भी है। माना जा रहा है 1.5 से 2 साल के अंदर ये सारी की सारी डिलीवरीज हो जाएगी। पिछले कुछ टाइम पे हमारी गवर्नमेंट मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर रही है, जो कि एक जरूरत भी लग रही है पिछले कुछ टाइम से। इसके अलावा आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 का जीडीपी ग्रोथ 6.6 पे प्रोजेक्ट किया है। पहले उन्होंने 6.9% के ऊपर किया था, तो इनके हिसाब से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ाया है उन्होंने 5.1% पे किया है, 4.6% पहले प्रोजेक्ट किया था। मतलब ये अपर साइड पे है जो आरबीआई की रेंज होती है, तो तभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेपो रेट में चेंजेस दिखाई देंगे, पर वो देखने को नहीं मिले। इन्फ्लेशन का बड़ा रीजन अल नीनो भी कहा जा रहा है, वो तो टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड निकाला है। ये मैंने ना वीडियो बनाई थी भाई कसम से, ऑयल वाली वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैंने समझाया था कि क्या होता है क्या नहीं होता। जब तक मार्केटिंग कंपनीज लॉस कर रही होती है तो गवर्नमेंट उसको स्टेबलाइज करने के लिए फंड निकालती है। तो वही फंड देखने को मिल रहा है इस टाइम पे हमको एयरलाइंस में देखने को मिल रहा है। और एयरलाइंस में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एयरलाइंस वालों ने बैठा दी फ्लाइट्स। उन्होंने कहा हमने डोमेस्टिक कम कर दिए, इंटरनेशनल कम कर दिए, तो गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो पूरा कहानी खराब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एटीएफ के प्राइसेस को भी कम किया गया था। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो अगले क्वार्टर $85 बिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। $40 बिलियन पहले टुकड़े में लेके, जिसमें से ज्यादातर पैसा इनके पास में आने ही वाला है। सुंदर पिचाई का कहना है कि अभी ओवर सब्सक्राइब चल रहा है पूरा। बर्कशायर हैथवे $10 बिलियन डालने वाला है। एक ऐसा टाइम यहाँ पे एआई बबल बन रहा है, एआई फट सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की कंपनी $10 बिलियन डालती है एक ऐसी कंपनी में जो कि बबल के डायरेक्शन में जा रही है। तो शायद बबल उतना भी नहीं बन रहा है और हर जगह पे नहीं बन रहा है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल डेटा हैंडओवर करने की बात करी है इंडियन गवर्नमेंट से। ये कहानी है सीसीआई के केस की, जहां पे एंटी ट्रस्ट का केस इनके अगेंस्ट चल रहा था। एप्पल का कहना है हमने फाइनेंशियल सबमिट कर दिए हैं, बट जो इंडिया का पेनल्टी वाला रूल है वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस चक्कर में सारी की सारी चीजें रोक रहे थे। अब ये शायद एग्री कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ फाइनेंशियल काम करने हैं इनको। एप्पल पे लेके आने वाले मोस्ट प्रोबेबली अभी एप्पल का इवेंट होने वाला, उसमें हमको ये देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया से ऑल टाइम हाई आईफोन्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी फोन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वो एप्पल के हैं, तो कहीं ना कहीं एप्पल के पास भी अपर हैंड रहेगा गवर्नमेंट को कुछ करने का। इसके अलावा ओएनडीसी की बात करके चले तो 430 करोड़ रुपीस उन्होंने रेज करे हैं। यहाँ पर एसबीआई, जोहो, उबर, पेटीएम, अमूल सब इन्वेस्टर है। आइडिया है ओएनडीसी 2.0 पुश करेंगे, मतलब इसको और ज्यादा तेजी से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। उबर, पेटीएम ने 60 करोड़ रुपया ईच डाला है। जोहो ने 70 करोड़ रुपए डाला है। बीएससी टेक्नोलॉजी ने 30 करोड़ रुपए डाला है। एसबीआई ने 60 करोड़ रुपए डाला है। अब देखने वाली बात यह है कि ओएनडीसी कैसे उठता है, क्योंकि पहले भी जब ओएनडीसी रिलीज हुआ था सबको लगा था ये यूपीआई ई कॉमर्स है, इंक्लूडिंग मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस चीज को लेके, पर उस लेवल का एडॉप्शन नहीं आया। एडॉप्शन का वन ऑफ द बड़ा रीजन ये था, अगर मैं यूपीआई की बात करके चलूं तो उस टाइम पे पेटीएम था, नोटबंदी थी, ये सब कुछ जो हुआ था ना, हम डिजिटल की तरफ मूव कर गए थे। पर अभी के टाइम पे ना ई कॉमर्स में कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं है पैसा चलाने वाला। किसी ने भी पूरी मार्केट में, क्योंकि सबने ये देख लिया ना कि हम पहले मार्केट में खर्चा करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ रूल ले आती है, हमारा पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। या फिर हम मार्केट पे पैसा खर्च करके मार्केट बनाते हैं, फिर कोई और पैसा रेस करता है, फिर वो हमारी मार्केट खाने लग जाता है। इन्वेस्टर भी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं डाल रहा, तो इस चक्कर में शायद ओएनडीसी थोड़ा रिस्की पोजीशन लग रहा था, और अब तो लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो सेंसेक्स कल 117 पॉइंट नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। आरबीआई का पॉलिसी डे था तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पर मार्केट में उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, क्योंकि एक सेफर साइड ही दिखाई दे रही थी। आईटी और मेटल नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, बैंक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट ओवरऑल अगर इस न्यूज की भी बात करके चले तो ट्रेंड उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया है। ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।